अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन तो आपने सुना होगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन का जो बेहतरीन एग्जांपल है वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम या कोई भी पेंडुलम जो है उसका जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी होता है। इस तरीके से हम कहते हैं कि जब हमारे पास एक एंटीना है और जब हम इस एंटीना के साथ अल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इस एंटीना के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सॉलिड जो होता है, सॉलिड में एटम्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेशंस करते हैं। तो ये जो 3-4 एग्जांपल मैंने दिए हैं ये वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो एक एग्जांपल है मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एंटेना। इसके साथ हम एक और एग्जांपल देंगे मोशन ऑफ एटम्स इन सॉलिड्स। इस तरीके से ये जो 3 मैंने एग्जांपल दिए हैं ये बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वाइब्रेटरी मोशन में एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल मोशन होता है। यानी हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के साथ और उसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन पे हो, तो ऐसे मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक motion. What is simple harmonic motion? A vibratory motion in which acceleration is directly proportional to displacement from the mean position and always directed towards the mean position. ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन हो वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। एक बात याद रखें, हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है पर हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ वाइब्रेटरी मोशन इन विच instantaneous acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है मोशन ऑफ स्प्रिंग मॉस ऑसिलेटर, ठीक है। अब हम तसव्वुर करेंगे कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ एक मास ब्लॉक हमने अटैच कर दिया है। ये समझें कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे, फ्रिक्शनलेस टेबल पे ये पड़ा हुआ है। हमने क्या किया है कि हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, ऐसे स्ट्रेच किया है
और इसको जो हमने स्ट्रेच किया है वो समझें कि हमने इसमें स्ट्रेच लेकर आए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमने स्ट्रेच यानी डिस्प्लेसमेंट जो हम लेके आए हैं वो x0 लेके आए हैं। अब हम जैसे ही इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे, जैसे हम इसको स्ट्रेच करते जा रहे हैं तो इसमें एक इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। ये इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये स्प्रिंग को अपनी मीन पोजीशन पे ले आएगा। जैसे ही स्प्रिंग मीन पोजीशन पे आएगा ना, यहाँ पे जैसे ही स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं रुकेगा क्योंकि इसके साथ ब्लॉक अटैच है और ब्लॉक अटैच होने की वजह से इसके पास इनर्शिया है और इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे नहीं रुकेगा बल्कि ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। जैसे ही ये आगे चला जाएगा तो इसकी वजह से ये आपका स्प्रिंग अब कंप्रेस हो जाएगा। जब आपका स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो इसने अगेन एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और ये डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे -x0 है क्योंकि ये राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड पे है। जैसे ही ये स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट करेगा फिर से इसमें इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और उस इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अब क्या होगा, अब ये स्प्रिंग आप इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। यानी अब जैसे ही दोबारा फिर ये स्प्रिंग ऐसे होगा और दोबारा ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा क्योंकि इनर्शिया की वजह से यहाँ पे ये नहीं रुकेगा और ये आगे चला जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, जैसे ये मीन पोजीशन क्रॉस करेगा इसमें डेसेलरेशन आ जाएगी और डेसेलरेशन आने की वजह से ये यहाँ पे दोबारा जो है वो आपका ब्लॉक जो है यहाँ पे रुक जाएगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि एक साइकिल हमारी कंप्लीट हुई है। फिर से देख लें जो सीन है, हमारे पास एक स्प्रिंग है और हमारे पास एक ब्लॉक है जो इस स्प्रिंग के साथ अटैच है। शुरुआत में हमने क्या किया है, इसको स्ट्रेच किया। जैसे ही हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे इलास्टिसिटी की वजह से इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जिसका फार्मूला है F = kx0। ठीक है, अगर आप इस F को देखेंगे तो ये F ma के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो k/m x0 होगा और k/m जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है, और इसका डायरेक्शन हुक्स लॉ में आप समझते हैं माइनस की साइन आती है, तो इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक है। ये सिंपल हार्मोनिक इसलिए है क्योंकि इस मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। अब देखें तो जैसे ही आपने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने की वजह से इसमें एक इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स ने इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होगा और उतनी ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन होगी। अब जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे तो ये मीन पोजीशन पे चलता जाएगा और जैसे ही ये मीन पोजीशन पे चलता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और मीन पोजीशन पे यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0 इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। मीन पोजीशन हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन उसको कहते हैं जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे अब आपका ब्लॉक नहीं रुकेगा। ये इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि इसके पास इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, जैसे ही ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा ना तो अब इसमें इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, पर उस इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे आएगा और इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है। तो अब इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको सबसे पहले रोकने की कोशिश करेगा। जब तक ये इसको रोके तब तक आपका स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा दोबारा इसमें इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। अब ये इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको मीन पोजीशन पे ले आएगा। जब ये इसको मीन पोजीशन पे ले आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगेन ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा। ठीक है,
ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा इनर्शिया की वजह से, और ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। और जैसे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा इसमें फिर से डेसेलरेशन आएगी, और डेसेलरेशन आने की वजह से ये ब्लॉक किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। पर जब तक ये रुके तब तक ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा जिसको हम x0 कहेंगे। तो इस पूरे डिस्कशन से आपने देखा कि इस मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मोशन होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि इस मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहले आप देखेंगे क्या ये वाइब्रेटरी मोशन है, तो बिल्कुल ये वाइब्रेटरी मोशन है। क्या इस मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो इस मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, अब देखें, अब हम एक बात और आपसे डिस्कस करेंगे ये क्लियर करने के लिए। देखें, हमारे पास सपोज करें एक अर्थ है और हमने अर्थ पे डायामीटर पे एक होल किया है। ठीक है, डायामीटर पे एक होल किया है, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ से हम कोई बॉल रिलीज करेंगे। अगर हम इस होल में ये बॉक्स ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल क्या होगा, ये बॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आएगा। और जैसे ही ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आएगा, आपको पता है इसकी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम सेंटर के करीब आते जाते हैं एक्सेलरेशन कम हो जाती है। और जब ये सेंटर ऑफ अर्थ पे आएगा तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। पर यहाँ पे ये बॉल नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इस बॉल के पास इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से जैसे ही ये सेंटर को क्रॉस करेगा अब इसमें डेसेलरेशन आएगी। डेसेलरेशन क्यों आएगी? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ऊपर है और बॉल का मोशन जो है इस डायरेक्शन में है। तो जैसे ही ये सेंटर को क्रॉस करेगा, सेंटर को क्रॉस करने के बाद इसमें डेसेलरेशन आएगी, और जब इसमें डेसेलरेशन आएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये कहाँ जाएगा? ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जाएगा। और जैसे ही ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जाएगा इसकी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम सेंटर के करीब चलते जाते हैं एक्सेलरेशन कम हो जाती है। अगेन एट द सेंटर एक्सेलरेशन बिकम 0, पर दोबारा ये यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, और उसकी वजह से ये जैसे ही सेंटर को क्रॉस करेगा अब इसमें डेसेलरेशन आती जाएगी और ये यहाँ पे रुक जाएगा। और ये यहाँ पे जब रुक जाएगा फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो ये अगर हमारी अर्थ का डायामीटर है तो हम देखेंगे कि ये बॉल इस डायामीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। वही बात है, इस मोशन में बॉल की एक्सेलरेशन कहाँ पर होगी? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, if a hole is bored on the diameter of earth and a ball is released, then and if ball is dropped into hole, it will perform simple harmonic motion। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। देखें, सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है ना, वो हम उस सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं जिस सिस्टम के पास इलास्टिसिटी भी हो और इनर्शिया, यानी जिसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी हो। देखें, अब ये जो स्प्रिंग मास आपका अरेंजमेंट था, क्या इसके पास इलास्टिसिटी थी? यस, स्प्रिंग की वजह से इसके पास इलास्टिसिटी थी। क्या इसके पास इनर्शिया है? यस, मास की वजह से इसके पास इनर्शिया है। देखें, इलास्टिसिटी का काम क्या था? एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन लेके जाना। फिर मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया वो कौन था? वो इनर्शिया था। तो देखें, आधा काम
इलास्टिसिटी करेगी और आधा काम इनर्शिया करेगी। इसलिए पॉइंट ये है कि आप किसी भी सिस्टम में अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट करवाना चाहते हैं तो उस सिस्टम के पास इनर्शिया भी होना चाहिए, उस सिस्टम के पास इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। सो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे, इन ऑर्डर टू क्रिएट या इन ऑर्डर टू डेवलप SHM in a system, it must have elasticity and inertia। इसके पास इनर्शिया भी हो, इलास्टिसिटी भी हो। दोबारा मेरी बात सुन लें, जब आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे थे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ले आए, तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन कौन लेके गया? तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी लेके गई, क्योंकि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो इसको पोजीशन रीगेन करवाना चाहती है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, पर जब ये मीन पोजीशन पे आ गया तो इलास्टिसिटी का काम खत्म हो गया। अब ये मीन से फिर एक्सट्रीम क्यों गया? तो हम कहेंगे इसके साथ ब्लॉक लगा हुआ था और उसके पास इनर्शिया था, यानी इनर्शिया ने इसको क्या किया, मीन से एक्सट्रीम ले गया और दोबारा फिर एक्सट्रीम से मीन कौन ले आया? फिर से इलास्टिसिटी ले आया। इलास्टिसिटी जब दूसरी एक्सट्रीम से मीन ले आया तो फिर ये मीन से एक्सट्रीम क्यों चला गया? अगेन वी विल से इनर्शिया की वजह से। तो इसलिए मैंने पॉइंट लिखी है, इन ऑर्डर टू डेवलप द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ सिस्टम इट मस्ट हैव इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। अब एक बात समझें, देखें, एक बात ये भी क्लियर करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। ठीक है, पहले तो हम ये लिखेंगे, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉट कांस्टेंट, ये वेरी होते रहते हैं। अब दूसरी काम की बात सुने, देखें, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पे। एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन थोड़ी देर के बाद भी डिस्कस करूंगा, या अभी हमने बना ली थी हुक्स लॉ की मदद से। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, माइनस वेक्टर्स की वजह से है, ठीक है ना, क्योंकि इस एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, एक्सेलरेशन ऐसे होगी। अब एक बात समझें, देखें, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें जिस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। जैसे अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा कि जैसे ही बॉडी मीन से एक्सट्रीम आएगी ना, तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और एक्सट्रीम पे हम कहेंगे उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी ज़ीरो। तो आप अगर एक्सट्रीम पे देखें तो एक्सट्रीम पे इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। इस तरीके से आप मीन पे देखें तो इसकी वेलोसिटी इसकी इंक्रीज मैक्सिमम हो गई है मीन पे और इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस जगह पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। तो एक पॉइंट हम ये समझ लेते हैं, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट an instant if acceleration is maximum then velocity is zero and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब है इसके उल्टा हो सकता है, यानी जिस जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस जगह पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात हम और समझ लेते हैं, ये हमारे पास था, एक है हमारे पास एक्सट्रीम से हम जाएंगे मीन और फिर हम जाएंगे मीन से एक्सट्रीम। ये थोड़ी सी बातें हैं, क्लियर कर लें। तो जब हम एक्सट्रीम से मीन जाते हैं, यानी जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट जाते हैं तो क्या होता है, तो जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे, यानी अगर मैं ऐसे समझाऊं कि ये मीन है जहाँ पे x ज़ीरो है, ये एक्सट्रीम वन है जहाँ पे x प्लस एक्स नॉट के बराबर है और यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट के बराबर है। ठीक है,
इस x नॉट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये आप लिख लें भले, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हम इसको एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे, जब भी यानी जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, अब बात थोड़ी समझें। एक्सेलरेशन क्या होगी? तो जैसे हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाएगी। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन जो हमारे पास होगी वो पॉजिटिव होगी। रीज़न ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन सेम है, ठीक है। पर जैसे ही हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, मीन से एक्सट्रीम फिर क्या होगा, अब एक्सेलरेशन इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी के साथ क्या होने वाला है? तो हम कहेंगे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे ना, तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा और ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम कहते हैं वेलोसिटी कम होने लगती है। इसका रीज़न ये है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर अपोजिट। तो ये थोड़ी सी पॉइंट आप नोट करें तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम समझेंगे कि इंटरकनेक्शन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखें, अगर एक मेरे पास पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सपोज करें ये पार्टिकल है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस पार्टिकल्स के मैंने वेरियस पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन जब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा ना, यानी इसका प्रोजेक्शन आप ड्रॉप करेंगे तो यहाँ आएगा। इस तरीके से अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसका प्रोजेक्शन आप ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, यानी आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा पर उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा ना वो इस डायामीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये इंटरकनेक्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में। क्या इंटरकनेक्शन है? तो हम लिखेंगे व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग along a circular path, when a particle is moving along a circular path, its projection performing simple harmonic motion along the diameter। ये इनके बीच में रिलेशन है। अब ये रिलेशन सिर्फ आप लोगों को याद रखना है। अब हम एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। नंबर 1, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन क्या है? तो थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव की थी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। ये x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, माइनस की जो साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होती है, तो हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आप मुझे बताएं
कि ये अगर एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन की है तो ये मैक्सिमम कहाँ पे हो सकती है, मिनिमम कहाँ पे हो सकती है। तो आप सबको पता है ये एक्सेलरेशन, अगर हम इस एक्सेलरेशन की बात करें तो हम यहाँ पे तीन बातें कर सकते हैं। एक, हम बात करेंगे कि भाई ये एक्सेलरेशन हमारे पास जो है ये मैक्सिमम कहाँ हो सकती है, मिनिमम कहाँ हो सकती है और ज़ीरो कहाँ। तो देखें, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका x नॉट के बराबर होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा k/m x नॉट। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मीन पोजीशन पे हैं, एट मीन पोजीशन पे क्या होने वाला है, x आपका ज़ीरो हो जाएगा। जब x आपका ज़ीरो हो जाएगा और इस इक्वेशन में आप x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो कहाँ होगी, मीन पोजीशन पे, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। पर इनमें से बीच में से एक क्वेश्चन आता है। बीच में से क्वेश्चन क्या आएगा, आप देखें। अगर आपसे पूछूं, अगर मैं एक्सट्रीम से मीन जा रहा हूं तो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आप देखेंगे जैसे ही हम एक्सट्रीम से मीन आएंगे तो x कम होता जाएगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज होती जाएगी। पर इसी तरीके से अगर हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, तो जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज होती जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन की बात हो गई। अब एक्सेलरेशन के बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन जो है वो है √k/m √x0² x²। अब वही बात हम करेंगे भाई, मीन पोजीशन पे क्या होने वाला है, या सबसे पहले देख लेते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन या एट मीन पोजीशन पे हमारा x ज़ीरो है। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा आएगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है k/m x नॉट, क्योंकि ये x नॉट स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम एक्सट्रीम पॉइंट पे होंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे x जो है वो x नॉट के बराबर हो जाएगा। जब x नॉट के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे आप x नॉट रखेंगे तो x नॉट माइनस x नॉट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। तो इससे साफ जाहिर है कि जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे, तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप समझ लें। तो जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। इस तरीके से अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है 1/2k x0² -x²। ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है अगर हम देखें भाई काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होगी, ठीक है, एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे जो x है वो x हमारा ज़ीरो हो जाएगा। जब x हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब है हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा
1/2k x नॉट स्क्वायर। इस तरीके से जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये x किसके बराबर होगा, x नॉट के। जब x x नॉट के बराबर होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर ये पूरा वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। इसका मतलब है मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। कॉमन सेंस है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। तो इससे साफ जाहिर है कि अगर हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे सो काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की, ठीक है। तो मोमेंटम की एक्सप्रेशन क्या है, सो मोमेंटम की अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो मोमेंटम की एक्सप्रेशन है, अगर आप, जैसे आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, तो m आप यही रखें और इसकी एक्सप्रेशन डालें k/m और अंडर ब्रैकेट x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन हो जाएगी मोमेंटम की p इज इक्वल टू अंडर रूट m इंटू k और अंडर ब्रैकेट x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होगा, इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आप मीन पोजीशन पे हैं, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होगा, आपका x 0 होगा। जब आप x यहाँ पे 0 रखेंगे तो मोमेंटम मैक्सिमम होगा, और कॉमन सेंस है मोमेंटम उस जगह पे मैक्सिमम होता है जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इस तरीके से अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें x जो है x नॉट के बराबर हो जाएगा। अगर x x नॉट के बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन है 1/2k x स्क्वायर। तो अगर आप मीन पोजीशन पे हैं, मीन पोजीशन पे x आपका 0 होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होगी। पर जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे x आपका x नॉट के बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी मीन पोजीशन पे। पर जब आप यहाँ पे x की जगह x नॉट रखेंगे तो ये वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब यहाँ से आप एक बात देख लें, देखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सेम है। देखें इलास्टिक रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में जब भी किसी मोशन में कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तो उस मोशन में टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है। यानी हम कहेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब देखें, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, ठीक है। अब आप देखें, अगर आप टोटल एनर्जी आप निकालना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2k x नॉट माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2k x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा और टोटल एनर्जी का फार्मूला होगा 1/2k x नॉट स्क्वायर। इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो फॉर्म्स आपको कन्वर्जन समझनी पड़ेगी। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको देख लें। जैसे टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, ये मीन पोजीशन है,
ये एक्सट्रीम 1 है, ये एक्सट्रीम 2 है। अगर आप देखें मीन पोजीशन पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो इसका मतलब होगा, पर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो जितनी टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी उतनी टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी का फार्मूला हमेशा क्या है, 1/2 kx0²। अगर आप यहाँ पे टोटल एनर्जी फाइंड करें तो टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होगी, 1/2 kx0²। इसका मतलब है टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 kx0²। इसी जगह यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह 0 रखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे कितनी होती है, 1/2 kx0²। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम, मतलब कहने का ये है कि जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, मीन से जब एक्सट्रीम जाएंगे तो लॉस होगा किसमें, लॉस होगा काइनेटिक में, और जितना काइनेटिक में लॉस होगा उतना गेन किसमें होगा, उतना गेन होगा पोटेंशियल में। इस तरीके से जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे, एक्सट्रीम से जब हम मीन जाएंगे तो पोटेंशियल में लॉस होगा, लॉस इन पोटेंशियल, और गेन किसमें होगा, गेन इन काइनेटिक। इस तरीके से जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और जब हम मीन पोजीशन पे होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, और मीन पे टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये सारा डिस्कशन आपने देखा, अब हम इसको एक टेबल में समराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे हैं। अब इस टेबल को हम समराइज कैसे करेंगे, आप देखें यहाँ पे हम कुछ कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये है मीन से एक्सट्रीम, और ये है एक्सट्रीम से मीन, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम। मीन से एक्सट्रीम जब हम जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीजेस मीन, और जब एक्सट्रीम से मीन जाएंगे एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीजेस। इसी तरीके से जो बिहेवियर एक्सेलरेशन के साथ होगा वो बिहेवियर फोर्स के साथ भी होगा। फोर्स 0 कहाँ पर होगा, मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। जैसे हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, मीन से एक्सट्रीम, तो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज जो है, जब हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरीके से इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मीन पॉइंट पे 0, एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम, ठीक है। और जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, गेन आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी यानी गेन आएगा। और जैसे हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इस तरीके से अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको पता है एक्सेलरेशन के रिवर्स है, यानी 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे 0, इंक्रीज है तो यहाँ पे डिक्रीज है तो यहाँ पे इंक्रीज। इस तरीके से जो बिहेवियर वेलोसिटी के साथ होगा वो बिहेवियर काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा, वो बिहेवियर मोमेंटम के साथ होगा। तो इन तीनों में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज, और मैक्सिमम, 0, डिक्रीज और इंक्रीज। इस तरीके से ये कुछ टेबल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो आप इसको नोट करें तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव करेंगे। जैसे पहले हमें रिलेशन फाइंड करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है। अब ओमेगा का रिलेशन आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब है, और v का वैल्यू आपको पता है, v का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो v आप खुद भी निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से ये यहाँ से आपका फार्मूला बनेगा। आप कहेंगे कि ओमेगा जो है वो बराबर होगा अंडर रूट के अपान एम। तो ओमेगा का फार्मूला होगा अंडर रूट के अपान एम। इसका मतलब है ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। इस तरीके से दूसरा रिलेशन है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड यानी आपने ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच कर दिया और आपने इसको स्ट्रेच करके छोड़ा है, तो अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ना, वो एक किस्म का पीरियडिक फंक्शन होता है, यानी पीरियडिक मोशन होता है। पीरियडिक मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। व्हाट इज पीरियडिक मोशन? तो हम कहते हैं अ मोशन which repeats itself after equal interval of time। ऐसा मोशन जो हर एक टाइम के बाद, हर एक मखसूस टाइम के बाद रिपीट होता जाए, उसको पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ का जो मोशन है, जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो अपना मोशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो हम कहते हैं जैसे हमारा डेली रोटेशन ऑफ अर्थ है वो एक किस्म का पीरियडिक मोशन है। इस तरीके से ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, ये भी एक किस्म का पीरियडिक मोशन है। अगर हम मान लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियडिक मोशन, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि ये कितने टाइम के बाद रिपीट होगा, यानी ये कितना टाइम लेगा जब इसकी एक साइकिल रिपीट होगी, तो उसको कहेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा T इज इक्वल टू 2 पाई m अपान k। इसका मतलब है टाइम पीरियड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ। यानी अगर हम ये मास हेवी रखेंगे तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, अगर हम ये मास लाइटर रखेंगे तो टाइम पीरियड कम होगा। एंड दिस टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान k, यानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। इस तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे जो तीसरा हमारे पास फैक्टर है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, तो इसलिए 1 अपान 2 पाई, 2 पाई का रेसिप्रोकल 1 अपान 2 पाई होगा और इसका k अपान m होगा। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k है, एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास है। ये बातें क्लियर हो गई। अब एक बात समझें, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है। इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेंगे। Parameter 1, parameter 2 and parameter 3 are independent of the amplitude of motion। अगर मैं कहूँ कि मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड डबल कर दिया है, तो उससे टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उस पर टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ्रीक्वेंसी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं पूछूँ उसकी लीनियर वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो यकीनन चेंज होंगे। पर ये 3 पैरामीटर चेंज नहीं होंगे।
ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, वो भी देख लें। रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इनके बीच में रिलेशन है a मैक्सिमम इज इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट। एक बात आप समझ लें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस जगह पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी उस जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं हो सकती, पर हमने रिलेशन बनाया है। यानी अगर आपको कोई कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी 100 है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसको एम्पलीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पढ़ी है ना, तो आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ही फार्मूला याद कर लें, तो आपके साथ कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे आप देखें यहाँ पे, ये सपोज करें मीन पॉइंट है, ये सपोज करें एक्सट्रीम पॉइंट है। क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी ऐसी पॉइंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल है। वो पॉइंट मीन और एक्सट्रीम के बीच में होगी। सपोज करो यहाँ है, इस पॉइंट पे ये वो पॉइंट होगी जहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगी। क्या ये पॉइंट बिल्कुल इनके बीच में होगी या बीच में नहीं होगी, ये हमें डिसाइड करना है। तो हमें फाइंड करना है कि भाई किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। सो द पॉइंट फ्रॉम mean position, the point from mean position where kinetic energy and potential energy are equal। इसका फार्मूला भी आप याद रख लें। इसका फार्मूला होता है, देखें हम कह रहे हैं कि भाई सपोज करो ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 के, ठीक है, x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये भी ऐसे होगा। अब ये वाला, ये जब यहाँ आएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये यहाँ आएगा तो किसका बन जाएगा, ये अगर यहाँ आएगा तो प्लस का बन जाएगा। ये जब प्लस का बन जाएगा इसका मतलब है हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, के से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है x बराबर होगा 1/√2 x नॉट। और 1/√2 किसको कहते हैं, ये कहते हैं 0.707 को। तो जब आपका x 0.707 x नॉट होता है तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, मतलब मैं अगर आपको एक MCQs देता हूँ, मैं कहता हूँ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो बताओ मीन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको पॉइंट बता दी है, वो 0.707 x नॉट है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे x नॉट का वैल्यू रख लेंगे, तो आप कहेंगे 70.7 सेंटीमीटर पे। जब हम मीन पॉइंट से 70.7 सेंटीमीटर चलेंगे तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगी। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है। अब लास्ट में एक हम इसकी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली हम साइनोसाइडल वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स। साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स किसको कहते हैं? साइन वेव को और कोसाइन वेव को साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, तो अब देखें, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कहलाती है साइन वेव। अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एम्पलीट्यूड है, इसको हम ए यानी एक्स नॉट से शो करवाते हैं, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ft, ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल डालें तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगर हम साइन वेव से, अगर हम कोसाइन वेव से दिखाएंगे तो कोसाइन वेव से जो है दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाएंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई ft, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 2 पाई t कैपिटल T। तो ये साइनोसाइडल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिक्स में इक्वेशन है। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं, समझना बहुत आसान है। देखें, जब आप मीन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट करेंगे ना, जब मीन पोजीशन से आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट होगा तो आप साइन वेव से दिखाएंगे, पर जब आप एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो फिर आप कोसाइन से दिखाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे 0 होता है और ये हाफ साइकिल है, ये हाफ का हाफ है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4t। ये आधा साइकिल है तो हम इसको 1/2t लिखेंगे, और ये 3/4t है। इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट है। अब देखें, थोड़ा समझ लें, जब हम साइन वेव से दिखाएंगे, इसका मतलब है हमने मीन से शुरू किया, तो पहले हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, आधी साइकिल हो जाएगी। मीन से एक्सट्रीम जो है ये 1/4 साइकिल होगी। फिर हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे, और फिर हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे, और फिर हम एक्सट्रीम से मीन जाएंगे। इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होगी। देखें, मीन से शुरू किया, मीन से हम एक्सट्रीम गए, जैसे ही हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये समझें एक्सट्रीम पॉइंट 1 है। और फिर हम एक्सट्रीम से मीन आएंगे, तो जब हम एक्सट्रीम से मीन आएंगे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कम हो गया और हम एक्सट्रीम से मीन आ गए। अब हम मीन से दूसरी एक्सट्रीम जा रहे हैं, जब हम मीन से दूसरी एक्सट्रीम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, पर उसका डायरेक्शन दूसरा होगा, इसलिए उसको मैं नेगेटिव में शो कर रहा हूँ। इस तरीके से फिर जब हम एक्सट्रीम से वापस मीन आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखें डिक्रीज होता जाएगा और 0 हो जाएगा। इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो गई। पर जब हम अपना मोशन एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो एक्सट्रीम से फिर हम कॉस वेव से दिखाएंगे, कोसाइन वेव से। यहाँ पे ये एक्सट्रीम 1 है। अब एक्सट्रीम 1 से हम कहाँ आ रहे हैं? मीन पे, तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। ये देखें डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, इसका मतलब है आप मीन पे आ गए। फिर हम इस मीन से दूसरी एक्सट्रीम जाएंगे, मीन से हम दूसरी एक्सट्रीम, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया। अब हम दूसरी एक्सट्रीम से दोबारा कहाँ आ रहे हैं? दूसरी एक्सट्रीम से दोबारा हम मीन आ रहे हैं, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। और जब हम मीन से दोबारा दूसरी एक्सट्रीम जाएंगे, इस तरीके से हमारी साइकिल भी कंप्लीट होगी, तो आप देखेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। तो हम दोनों वेव फॉर्म से दिखा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये जो x नॉट है हम इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको कहते हैं ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, 100 पाई t। ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बताएं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कितना है? तो आप इसको कंपेयर करवाएंगे, आप इसको ऐसे कंपेयर करवाएंगे। भाई आपने पढ़ा था 2 पाई ft, तो यहाँ पे x नॉट है, यहाँ पे 100 है, इसका मतलब है x नॉट कितना हो गया? 100। ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा, अब आप फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है यहाँ पे 100 पाई t है और यहाँ पे 2 पाई ft होता है। पाई पाई से कैंसिल, t से कैंसिल, इसका मतलब है f होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 हर्ट्ज। तो आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। अगर आपको टाइम पीरियड बोलेंगे, आपको पता है टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी।
आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बहरहाल आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, एक बात और होती है, देखें, ये बस लास्ट हमारा डिस्कशन है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। देखें, एक होता है मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम, हाफ ऑफ एक्सट्रीम। देखें, यहाँ पे ऐसे समझें, अगर हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए हमें कितना टाइम होगा, तो इसका मतलब है जब हम मीन से एक्सट्रीम जाएंगे इसका मतलब होगा कि हमें जो भी टाइम पीरियड होगा उसका 4th पार्ट हम जो है यूटिलाइज करेंगे। तो मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए हमें 1/4t लगता है। इस तरीके से अगर हम एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम जाएंगे इसका मतलब होगा हाफ साइकिल होगी। देखें, अगर एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने के लिए ये हाफ साइकिल है और हाफ साइकिल में हमें टाइम लगेगा 1/2t। इस तरीके से जब हम मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम। जब हम मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो हमारा मोशन फास्ट होता है। जब हम मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे तो हमारा मोशन फास्ट होता है। जब हमारा मोशन फास्ट होता है इसका मतलब है हमें टाइम कम लगेगा और हमें टाइम लगेगा 1/12t। मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाने के लिए हमें टाइम लगेगा 1/12t। पर अगर हम एक्सट्रीम से हाफ ऑफ मीन जाएंगे इसका मतलब है कि जब हम एक्सट्रीम से, ये देखें, ये मीन से जब हम हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाएंगे यहाँ तक, तो मीन से एक्सट्रीम, जैसे ही बॉडी मीन से एक्सट्रीम आती है ना, सो मीन से मोशन तेज़ी से आता है। जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम के तरफ जाती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, इसलिए मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम बॉडी जल्दी आ जाती है और हाफ ऑफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक बॉडी स्लो आती है, यानी टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक्सट्रीम से हाफ ऑफ मीन जो है वो बॉडी 1/6t में आएगी। तो कभी कभी आपसे पूछते हैं कि जब बॉडी मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम आएगी तो ये मोशन फास्ट होगा या हाफ ऑफ एक्सट्रीम से जब बॉडी एक्सट्रीम जाएगी तो ये मोशन फास्ट होगा। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मोशन क्या होगा, फास्ट, यहाँ पे मोशन क्या होगा, स्लो। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप ये अच्छे तरीके से नोट कर लें। आज के लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर इंशाल्लाह कल हम इस पे MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।